गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम समझेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, जो बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम के ऊपर, तो ऐसे केस में उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब एक कंडीशन है मोमेंटम के कंजर्व रहने की सिस्टम की, वो है कि उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। कब कंजर्व रहेगा मोमेंटम? मोमेंटम तब तक कंजर्व रहेगा जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगी। देखो, ये बात तो एक्चुअली अगर देखो तो कोई नई बात नहीं, आप पहले से जानते हो। अब इसको एक नए लॉ की तरह पढ़ रहे हो, लेकिन आप जानते पहले से हो। कैसे जानते हो? जब आप न्यूटन लॉ पढ़ रहे थे तो आपने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली न्यूटन के लिखा था, फोर्स जो होती है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम होती है। हमने उसे मैथमेटिकली लिखा था F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। अब मान लो, जैसा कि इसने कहा F जीरो है हमारे लिए लॉ ने, F का मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है डीपी बाई डी टी जीरो है। किसी डेरिवेटिव, किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब वो चीज कांस्टेंट है। तो यहां किसका डेरिवेटिव कर रहे थे हम? डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे? मोमेंटम का। इसका मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। अब मोमेंटम तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगी। इसी मोमेंटम को हम तीन कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, एक एक्स के अलोंग वाला मोमेंटम, एक वाई के अलोंग वाला, एक जेड के अलोंग। ये कांस्टेंट हो गया। अगर जो है एफ एक्स जीरो है, मान लो पूरी फोर्स जीरो नहीं है नेट एक्सटर्नल, लेकिन एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल वाली जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर वाई डायरेक्शन की फोर्स जीरो है, ये वाई होना चाहिए था बच्चों, अगर वाई डायरेक्शन की फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अगर जेड डायरेक्शन की फोर्स जीरो है तो जेड डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बड़े ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, हम उसको समझेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अ बॉम्ब ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एज शोन। कह रहा है एक बॉम्ब है जिसका मास m है, उसे प्रोजेक्ट किया गया है जैसे दिखाया गया है। अब आप देख रहे हो कि ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया, विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये किसी a पॉइंट पे जाके ग्राउंड को हिट करता है। अगर एक्सप्लोड नहीं हुआ तो कह रहा है चूज नहीं होना चाहिए था, द मोमेंटम ऑफ द, इसको चूज को भूल जाओ, द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब, उसके बारे में हमें देखना है इनमें से कौन कौन सी बातें सच है। कहता है रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द फ्लाइट। चलो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा कहता है रिमेन्स कंजर्व बिफोर इट एक्सप्लोड्स समवेयर इन इट्स पाथ बिटवीन ओ एंड ए। कहता है कि जब मोमेंटम तभी कंजर्व रहता है जब तक वो एक्सप्लोड नहीं करता, एक्सप्लोजन से पहले पहले तक। कह रहा है रिमेन्स कंजर्व ओनली इन एक्स डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लाइट। एक्स डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट। और डी ऑप्शन कह रहा है रिमेन्स कंजर्व ओनली इन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, दैट टू बिफोर कोलिजन। कह रहा है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहता है, और वो भी तभी तक कंजर्व रहता है जब तक एक्सप्लोजन नहीं होता। मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास एक असमंजस की स्थिति है। यहाँ पे बॉम्ब हमने प्रोजेक्ट कर दिया, हमें मालूम नहीं वो एक्सप्लोड करेगा या नहीं। हो सकता है वो एक्सप्लोड कर जाए, आप ये मान के चलो रास्ते में वो कहीं एक्सप्लोड कर जाएगा। अगर एक्सप्लोड नहीं करता तो वो ए पे पहुंचता, एक्सप्लोड कर जाएगा तो क्या होगा हमें पता नहीं। तो आप ये मान के चलो कि रास्ते में कहीं एक्सप्लोड कर जाता है, ओ से ए तक आने का जो उसका टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसी को हम फ्लाइट मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, पहला फिर से ऑप्शन देखते हैं, कहता है रिमेन्स कंजर्व थ्रू आउट द फ्लाइट। क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट? यानी कि जीरो टाइम से जीरो पे हमने प्रोजेक्ट किया था, टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने प्रोजेक्ट किया है, और टी इक्वल्स टू कैपिटल टी तक, जहां कैपिटल टी का मतलब है 2u साइन थीटा बाई जी। इसके बीच में ये ध्यान रखिएगा एक्सप्लोजन हो भी सकता है, हो सकता है बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया हो सकता है टी बाई टू टाइम पे कैपिटल टी बाई टू पे एक्सप्लोड कर गया हो सकता है कैपिटल टी बाई फोर पे एक्सप्लोड कर गया हो सकता है थ्री टाइम्स कैपिटल टी बाई फोर पे एक्सप्लोड कर गया हो सकता है कि एक्सप्लोड कर गया हो। तो पहला कह रहा है कि क्या मोमेंटम थ्रू आउट द फ्लाइट कंजर्व होगा, हमें सोचना है। तो हमने सोचा कि भाई कोई फोर्स लग रही है कि नहीं इसको। अब हमने बॉम्ब को प्रोजेक्ट कर दिया, थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोजन भूल जाओ। अब हमने बॉम्ब को प्रोजेक्ट कर दिया,
अगर मान लो नहीं भी एक्सप्लोड करता तो ग्रेविटी की फोर्स तो लगी रही है, अगर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ये तो बिना एक्सप्लोजन के ही गलत है कि ये हो ही नहीं सकता। अब कह रहा है रिमेन्स कंजर्व बिफोर इट एक्सप्लोड्स, नहीं ये भी गलत हो गया इसी के साथ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रही है। अब कह रहा है रिमेन्स कंजर्व ओनली इन एक्स डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लाइट। इस थ्रू आउट द फ्लाइट का मतलब है टाइम जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो से लेके टी इक्वल्स टू कैपिटल टी तक, जहां कैपिटल टी आपको बता दिया टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin थीटा बाय जी होता। तो कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द फ्लाइट। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, ठीक है अगर एक्सप्लोड नहीं होता तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं थी, तब तो कंजर्व रहता, क्योंकि जो भी फोर्स थी वो ग्रेविटी की फोर्स थी और वो वर्टिकल डायरेक्शन में थी, तो एक्स डायरेक्शन का। तो क्या एक्सप्लोजन होने की वजह से कोई फोर्सेस आई हैं? नहीं बेटा, एक्सप्लोजन की वजह से जो भी फोर्सेस आती हैं वो इंटरनल आती हैं। बॉम्ब के पार्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली जो है हम इसे एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस मान सकते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो इसका मतलब बॉम्ब एक्सप्लोड करे या ना करे, थ्रू आउट द फ्लाइट तो उसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो रिमेन्स कंजर्व ओनली इन एक्स डायरेक्शन दैट टू बिफोर एक्सप्लोजन वाला एग्रीएबल नहीं है हमारे को, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं बेटा इसी चीज को। कह रहा था बॉम्ब इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन वाला बॉम्ब एक्सप्लोड समवेयर इन द पाथ बिटवीन ओ एंड ए। फिगर देखते हैं एक बार चल के क्या हुआ था भाई। ओ से ए के बीच में उसका पाथ जो है ये पैराबोलिक पाथ, इसमें कहीं पे एक्सप्लोड कर जाता है, ये नहीं बताया कहां पे। हो सकता है यहां एक्सप्लोड कर जाता हो सकता है यहां एक्सप्लोड कर जाता हो सकता है यहां करता हो, मतलब कहीं ना कहीं तो ओ और ए के बीच में जो उसका पाथ है उसमें एक्सप्लोड कर जाता है। कह रहा चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, वेरी केयरफुल, इसमें अक्सर गलती हो जाती है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन नहीं होगा बेटा, यहां पे एक्सप्लोजन होगा। मैं ठीक करता हूं इसे, आप एक्सप्लोजन ही रीड कीजिएगा इसे, एक्सप्लोजन। जितनी जगह कोलिजन है उसको एक्सप्लोजन रीड करना है हमने, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, ये भी एक्सप्लोजन, ये भी एक्सप्लोजन, और ये भी एक्सप्लोजन। चलिए फिर से देखते हैं। द बॉम्ब इन द प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लोड समवेयर इन इट्स पाथ बिटवीन ओ एंड ए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। अब जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन से क्या मतलब है? देखो जब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो उसका एक्सप्लोजन का टाइम जो है वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत लंबा समय नहीं लगता उसको एक्सप्लोड करने में। ये बॉम्ब मान लो यहाँ पे ये बॉम्ब रखा हुआ है, एकदम से एक तेज साउंड हुई, एक्सप्लोड कर गया। वो साउंड तो फिर भी कुछ ज़्यादा देर तक लास्ट करेगी, एक्सप्लोजन तो उससे भी कम समय में हुआ। एक्सप्लोजन का टाइम जो है वो नेग्लिजिबल होता है, आप ऐसे मान सकते हो जैसे 0.01 सेकेंड में एक्सप्लोड कर गया, इतने ही टाइम में। हो सकता है इससे भी कम होता हो, इतना तो मिनिमम है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा टाइम एक्सप्लोजन का नहीं है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट आफ्टर कोलिजन। हमने कहा भाई ठीक है, 0.01 सेकेंड में भी तो फोर्स लगी रही थी ग्रेविटी की, तो फोर्स लग रही थी तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? तो मोमेंटम को तो कंजर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस ड्यूरेशन में भी लग रही थी फोर्स, तो मोमेंटम को शायद कंजर्व नहीं होना चाहिए। चलो ये हमें ऐसा लगा फर्स्ट इंस्टेंट पे, मैं कह रहा हूं हो सकता है जो हमें लग रहा है वो ठीक हो सकता है, गलत हो, कि शायद ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। आगे पढ़ते हैं।
कह रहा है मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इन एक्स डायरेक्शन जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इन एक्स डायरेक्शन जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये तो होगा, ये तो सही स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, और एक्सप्लोजन की फोर्सेस तो हम समझते हैं इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, तो एक्स डायरेक्शन का तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। श्योर शॉट है कि दिस इज करेक्ट। कह रहा मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इन वाई डायरेक्शन जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब इन वाई डायरेक्शन जस्ट आफ्टर कोलिजन एक्सप्लोजन। अरे यार फिर वाई वाला आ गया, वाई में तो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। अगर पहला इनकरेक्ट लग रहा था तो ये तीसरा भी इनकरेक्ट होगा, और चौथा नन ऑफ दीज कह रहा है। सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है। हमारे सोचने में कुछ गलती हो रही है, हमारे सोचने में कुछ गलती हो रही है, कोई ना कोई हमारे को बात स्ट्राइक नहीं कर रही है। वो कौन सी बात नहीं स्ट्राइक कर रही है वो हमें सोचना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा लेते हैं, हमारे पास 1 kg का बॉम्ब था, समझ रहे हो, 1 kg का भी बॉम्ब बहुत बड़ा बॉम्ब हो गया। 1 kg का बॉम्ब था, ठीक है। जब बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो कई टुकड़ों में बट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। वो पार्ट्स मूव करेंगे अलग अलग वेलोसिटी से, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, सब मूव करेंगे। हम कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं सपोज ये बॉम्ब 2 ही टुकड़ों में टूटा, ये बॉम्ब 2 पार्ट्स में टूट गया। एक ऊपर वाला पार्ट मान लेते हैं, एक नीचे वाला पार्ट मान लेते हैं, और चाहो तो लेफ्ट राइट मान लो आप। ऐसे ये बॉम्ब यहां से ऐसे टूट गया, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो, मतलब आधे kg का ये पार्ट और ½ kg का ये पार्ट। और इसी तरह से ½ kg का अगर आप ऊपर नीचे का हम ले तो ½ kg का ये और ½ kg का ये। अब ठीक है, जब बॉम्ब फटेगा तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर तक मूव करेंगे, उनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती होगी मूव करने की बॉम्ब के पार्टिकल्स की। एक बंदूक से गोली चलती है, उसकी स्पीड भी बहुत होती है। इसी तरह बॉम्ब जब एक्सप्लोड करेगा उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मान ली हमने एक पार्ट की। पहले हमने सिर्फ एक ही पार्ट को कंसिडर किया, इनमें से सिर्फ एक पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज इस वाले पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं, दिस पार्ट ओनली। का इस पार्ट के पास कितनी वेलोसिटी थी कोलिजन से पहले? अब यार ये तो बताया ही नहीं क्वेश्चन ने, कहा था कि बॉम्ब जो है प्रीवियस क्वेश्चन का फट गया, लेकिन हमें ये समझ में आता है बॉम्ब को फेंका गया, यार कितनी स्पीड से फेंक देंगे बॉम्ब को, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के लिए आप मान लो बॉम्ब की शुरू की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की थी। अब बॉम्ब की शुरू की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया वो। हम कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं थीटा हमारे पास 60 डिग्री का है, कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ समझने के लिए। हॉरिजॉन्टल के साथ जो है 60 डिग्री पे हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, और स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड ऐसी कुछ मान लो, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते हैं यार, 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। हाईएस्ट पॉइंट पे सपोज ये एक्सप्लोड कर गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन से पहले इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से रही होगी, और वो 10 मीटर पर सेकेंड रही होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, क्योंकि वर्टिकल वाला तो यहाँ 0 होता है। तो जो ये राइट वाला आधा पार्ट है, इसका मोमेंटम शुरू में कितना रहा होगा एक्सप्लोजन से पहले? एक्सप्लोजन से पहले इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, वो रहा होगा हाफ इनटू इसकी स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ½ kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हो गई 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अच्छा, इसी पार्ट का फाइनल मोमेंटम क्या हो गया एक्सप्लोजन के बाद? तो हमने माना एक्सप्लोजन के बाद इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होती है, और ऐसी ही होती है वेलोसिटी 100, 200, 300 ऐसे ही मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है एक्सप्लोजन के बाद। बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं पार्टिकल्स। तो अब इसका मोमेंटम कितना हो गया? हाफ m हो गया, और v की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड थी। मान लो ये भी x डायरेक्शन में ही था, फाइनल मोमेंटम कन्वीनियंट रहेगा, राइट डायरेक्शन में ही था, तो इसका ये मोमेंटम हो गया हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड।
कहा भाई चेंज इन मोमेंटम कितना है इस हाफ का, तो कहा भाई फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। फाइनल 50 था, इनिशियल 5 कंक्लूड किया था, केजी भी है यहाँ पे भाई, एक केजी भी, केजी नहीं लिखा यहाँ भी, केजी नहीं लिखा, ठीक है। तो फाइनल में से माइनस कर दिया तो आया 45 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। का फोर्स कितनी एक्सप्लोजन की, जो इंटरनल फोर्स लगी वो फोर्स कितनी, एक्सप्लोजन की फोर्स, का भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन फॉर द एक्सप्लोजन। तो चेंज इन मोमेंटम तो हमने निकाला है 45 यूनिट का, और चेंज इन मोमेंटम था 10 की पावर -2, इतने न्यूटन की फोर्स आई। इसे ऊपर ले जाए तो ये हो गई 4500 न्यूटन। अब जरा सोचो इस आधे केजी पे ग्रेविटी की फोर्स कितनी, यानी इसका वेट कितना है हाफ केजी वाले का, 5 न्यूटन का यार। हाफ केजी इंटू जी की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ 5 न्यूटन, कहाँ 4500 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन तो नेग्लिजिबल हो गया ना, ये लगा या नहीं लगा क्या फर्क पड़ता है। इस 0.01 सेकेंड में इस हाफ के ऊपर, राइट हाफ के ऊपर ये फोर्स लगी या नहीं लगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वो जो बहुत छोटे समय के लिए कोई बहुत लार्ज फोर्स लगती है, जैसे एक्सप्लोजन होना, जैसे कोलिजन होना, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ग्रेविटी की फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं फॉर दैट स्मॉल ड्यूरेशन जिसमें कोलिजन हो रहा होता है या एक्सप्लोजन हो रहा होता है। और हम अब क्योंकि उसे वो ये नहीं कह रहे कि जीरो है, लेकिन हमें तो जीरो जैसी लग रही है यार, 4500 न्यूटन के कंपैरिजन में 5 न्यूटन क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हम तो सामान लेने गए, 4500 रुपए का सामान, हमारे पास 4500 रुपए थे और सामान खरीद लिया हमने दुकानदार से 4,505 रुपीज का, तो बेइज्जती हो गई, 5 रुपए शॉर्ट पड़ गए। दुकानदार को कहा सॉरी यार आज तो पैसे शॉर्ट है, 5 रुपए कम है, कल आके ले जाऊंगा। उसने कहा नो प्रॉब्लम, कैसी बात करते हैं सर आप 4500 रुपये दीजिए और सामान लीजिए और जाइए। वो 5 रुपया जीरो नहीं है, उसने जीरो जैसा ट्रीट किया ना, ऐसे ही हम भी ट्रीट करेंगे। आगे से आप इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए बहुत लार्ज फोर्सेस लगेंगी, ऐसी फोर्सेस को हम इंपल्सिव फोर्सेस कहेंगे। उन इंपल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में ग्रेविटी जैसी फोर्स निग्लेक्ट कर देंगे। ये मैंने आपको बताया भी था, ग्रेविटी वीक फोर्स होती है पहले भी, कि इसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं इसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको निग्लेक्ट करते ही हमें ये समझ में आ गया कि ये पहली स्टेटमेंट भी सही है। एक्चुअल में कह रहा है मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी कि 0.01 सेकेंड के इंटरवल में पूछ रहा है कि कितना मोमेंटम में चेंज हुआ इसके। तो वो कोई हमारे पास मतलब मोमेंटम तो उतना ही रह गया, पूरे बॉम्ब का पूछ रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ग्रेविटी की है, पर उसे हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसे हम जीरो जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सही हो गई स्टेटमेंट। अब कह रहा था मोमेंटम ऑफ बॉम्ब इन वाई डायरेक्शन, ये भी बात समझ में आ गई। अरे जब निग्लेक्ट ही कर दी तो ये भी सही हो गई स्टेटमेंट यार, एक्स और वाई दोनों में ही कंजर्व हो गया मोमेंटम। और ये अब अपने दिमाग में सेट रखना कि कोई भी इंपल्सिव फोर्स लगेगी तो उसके कंपैरिजन में ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर देना उस स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व लेंगे, प्रोवाइडेड कि वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स हो, कोई और लार्ज फोर्स ना आ जाए उस डायरेक्शन में। इस चीज का ध्यान रखना, सिर्फ ग्रेविटी हुई तो निग्लेक्ट कर देंगे और मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है नहीं, उसको कंजर्व कराया ही कराया, एक्सटर्नल वाले फोर्स नहीं थी। वर्टिकल वाला भी कंजर्व करा दिया उस स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नेग्लिजिबल थी, उसे जीरो ट्रीट कर लिया। इसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट सही थी, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड हुआ, ये करेक्ट आंसर हुआ। दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे को कंक्लूजन मिल गया यहां से। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब कह रहा है कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स हमेशा प्रेजेंट है, यानी कि हमारा एक सिस्टम है उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा एक्ट कर रही है, तब क्या होगा। हम समझते हैं मैं बताना क्या चाहता है। पहले तो इस हेडिंग के अंदर आकर के हम देखते हैं। कह रहा है अगर एक कांस्टेंट फोर्स प्रेजेंट है हमेशा, दैट इज ऑलवेज बिफोर द इवेंट एंड ऑलवेज आफ्टर द इवेंट। ऑलवेज बिफोर द इवेंट, जस्ट बिफोर द इवेंट की बात नहीं कर रही है। जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इवेंट क्या है, हैपनिंग जो कुछ भी होगा, जैसे कोलिजन होना, एक्सप्लोजन होना, ऐसी कोई चीज की बात कर रहा है।
इवेंट उसे हम कह रहे हैं। तो कह रहा है कि इवेंट होने से पहले हमेशा, जैसे पिछला ही क्वेश्चन लो, बॉम्ब को जब प्रोजेक्ट किया तो उस प्रोजेक्शन के समय से लेकर के जब तक एक्सप्लोजन नहीं हुआ तब तक के लिए, पूरे समय के लिए कह रहा है। और कह रहा है इसी तरह उसके बाद एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद भी आगे के ऑल टाइम के लिए, जो हमारे क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट टाइम होगा वो। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपसे कह रहा है कि जो पाथ होगा सेंटर ऑफ मास का वो अनचेंज्ड रहेगा। अब मीनिंग क्या है इसका कहने का, हम समझते हैं। मान लीजिए यहां से बॉम्ब प्रोजेक्ट किया हमने, अगर एक्सप्लोड नहीं होता तो वो यहां पहुंच जाता, ओ से चल के ए पे आ जाता। अब पूरा बॉम्ब यहीं पहुंचता तो जितने भी पार्ट्स हैं उसके छोटे छोटे जिनसे आप बना हुआ उन्हें मान रहे हो वो सब यहां पहुंचते, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं होता आपके पास। और सेंटर ऑफ मास ने पाथ कैसा फॉलो किया होता, अगर बॉम्ब छोटा सा पार्टिकल है तो उसने यही वाला पाथ फॉलो किया होता, इस तरह से मूव करके यहां पे आ जाता हमारे पास। तो मतलब सेंटर ऑफ मास का पाथ है ये। चलो बॉम्ब नहीं, कुछ और लेते हैं यार, बहुत बॉम्ब की बात कर ली। शांति, गांधी के देश से कुछ शांति की बात करते हैं, बॉम्ब को छोड़ देते हैं, किसी और चीज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, थिन रॉड, आपको दिखता रहे इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया, इसको थिन रॉड मानिएगा आप। ये एक थिन रॉड है। अब इस थिन रॉड को मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, यूनिफॉर्म है, ये मान लो इसका सेंटर है, यहां पे इसका यहां पे मान लो बच्चे, यहां पे इसका सेंटर है, इस जगह पे, जो कि इसके बीचों बीच है। हमने क्या किया, इस सेंटर को दो चीजें दे दी, बल्कि रॉड को कह लो। एक तो हमने क्या किया, रॉड को ऐसे घुमा दिया इस सेंटर के अबाउट, गोल गोल घूमेगी रॉड ऐसे। और दूसरा क्या, इस सेंटर को एक वेलोसिटी दे दी ऐसे। इसका मतलब है जब ये सेंटर तो इस पाथ में मूव करेगा ऐसे, सेंटर ऑफ मास तो ऐसे मूव करेगा, लेकिन रॉड की पोजीशन कैसी होगी। अब रॉड यार घूम भी रही है, हो सकता है कहीं पे रॉड की पोजीशन, ये मान लो एंड ए है, ये एंड बी है, कहीं पे हो सकता है रॉड की पोजीशन ऐसी हो जाए, बी ये है, ए ये है। हो सकता है कहीं रॉड की पोजीशन ऐसी हो जाए, ए ये है, बी ये है। लेकिन इस पूरे में जो सेंटर है ना इस रॉड का, वो इस पैराबोलिक पाथ में ही मूव कर रहा है, बाकी पार्ट तो इसके अबाउट घूम रहे हैं। मतलब अगर मैं सेंटर पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना, अब कहोगे सर छोटी सी रॉड पे आप सेंटर पे कैसे खड़े हो जाओगे, तो मुझे जादू आता है, मैं बहुत छोटा सा हो गया, ठीक है ना, एक कीड़े के साइज का हो गया, रहा इंसान ही, कीड़ा मत समझ लेना मेरे को, और मैं सेंटर पे आ गया। इस सेंटर से अगर मैं ए को देखूं तो मुझे ए कैसा मूव करता हुआ दिखाई देगा, मैं तो इस पाथ में, पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा हूं, तो मुझे ये कैसा दिखाई देगा, मुझे ए एक सर्कल में, बी भी एक सर्कल में घूमता हुआ दिखाई देगा। उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, इस रॉड की लेंथ की आधी। और उस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, जहां पे मैं प्रेजेंट हूं, यानी कि सेंटर ऑफ द रॉड। तो ये इस तरह से मूव करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ द रॉड का, सेंटर ऑफ मास का पाथ तो ये था। अब ये क्या कह रहा है, फिर से समझिएगा इस बात को, ये हमने समझ लिया सेंटर ऑफ मास की बात क्या है। अगर जो है कोई कांस्टेंट फोर्स हमेशा प्रेजेंट होती है, तो ऐसे केस में इवेंट होने से पहले हमेशा और इवेंट होने के बाद हमेशा सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता। मतलब इवेंट हो या ना हो, सेंटर ऑफ मास तो उसी पाथ में मूव करेगा। इवेंट ध्यान रखिएगा वही है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आएंगी, इंटरनल फोर्सेस होंगी। मैंने कहा जैसे एक्सप्लोजन, मान लो इस रॉड की शेप का बॉम्ब था, फट गया कहीं पे, फटने के बाद एक टुकड़ा, मान लो दो ही पार्ट में फटा, हम समझने के लिए लेते हैं, आधा पार्ट जो आधी रॉड थी वो यहां आकर के गिर गई ओ पे, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ये आधी रॉड आकर के इस तरह से गिर गई, ये ओ है। पहले ये रॉड जब फेंकी थी तो इस तरह से पूरी रॉड थी हमारे पास, ये ओ पे पहुंच गया, यहां वाला पॉइंट। इसको किसी दूसरे कलर से बना दें,
कंफ्यूजन देगा हमें। ये रॉड का एक पार्ट, हाफ पार्ट, ये मान लो एंड ए है, और सी मान लेते हैं सेंटर इस रॉड का सी था, तो सेंटर सी ये है आपका यहाँ पे, और यहीं पे आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओरिजिन, सी ओ पे ही पहुंचा है। कह रहा दूसरा पार्ट बताओ कहाँ गिरेगा। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा यार अगर ये रॉड नहीं फटती तो क्या होता, तो सेंटर ऑफ मास पहुंच रहा होता ग्राउंड पे यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ तो बदलता नहीं है, भले ही ग्रेविटी की फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ मास का पाथ तो बदलेगा नहीं। तो क्या होगा अगर ये वाला पॉइंट मैं कुछ इसको नाम दे दूं, सपोज ये पॉइंट पी है, तो अब जब ये रॉड गिरेगी तो वहां पे सी पॉइंट कैसे होगा, वहां पे सी पॉइंट यहां पे होगा पी पे, पी पॉइंट पे पहुंचेगा, और इस सी पॉइंट का पाथ कैसा रहेगा, ये पैराबोलिक पाथ रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा क्या, नहीं, ऐसा कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं बीच में आ जाएगा इन दोनों के, तो ये रॉन्ग है हमारे लिए, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एक आधा पार्ट यहां पे आ गया, लेकिन दूसरा अगर यहां पहुंच गया तो आप सोचो ये आधा मास, सपोज पूरी रॉड का मास 2m था, तो ये mm, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके बीचों बीच आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास फिर p पे कहां रह गया, o और p के बीचों बीच हो गया। तो अब हम फिर से समझते हैं इस बात को, एक हाफ पार्ट तो हमारे पास ये आ गया o पे, ये क्वेश्चन ने कह दिया कि वो आके गिर गया यहाँ पे, ये पॉइंट हमारे पास o है और ये पॉइंट हमारे पास a है, और यहीं पे o पे c आ गया है, सेंटर ऑफ द रॉड आ गया, और ये हमारा है पी पॉइंट, यहां पे है पी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास को तो यहीं पहुंचना है, तो बाकी रॉड की पोजीशन कुछ ऐसी होगी कि वो रॉड इस तरह से गिरी होगी ग्राउंड पे, ये सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर तो दोनों में ही है अब हमारे पास, और ये हमारा बी वाला पॉइंट। ठीक है, ये इस तरह से होगा ताकि सेंटर ऑफ मास यहां पे ही रहे। अगर ये लेंथ आप कह रहे हो आर है, दैट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो ये लेंथ भी आर होगी। इस बात को अपने दिमाग में आप सेट कर लो कि सेंटर ऑफ मास का पाथ चेंज नहीं होता, सेंटर ऑफ मास जिस पाथ में मूव कर रही होती है उसी पाथ में मूव करती है, प्रोवाइडेड की कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है। कांस्टेंट फोर्स से यहाँ मीनिंग क्या है, अगर वो इवेंट नहीं हुआ होता, जो फोर्स एक्ट कर रही थी वही फोर्स इवेंट होने से पहले और इवेंट होने के बाद वैसे ही एक्ट करती रहती है जैसे पहले एक्ट कर रही थी, तो जो पहले वाला पाथ था सेंटर ऑफ मास का, इन द एब्सेंस ऑफ द इवेंट, इवेंट होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास का पाथ वही रहेगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कह रहा है एक बॉम्ब है जिसका मास 2 kg है, इसे प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 100 √2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स, ये 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है, सच दैट वन ऑफ देम रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आ गया। उसके बाद कह रहा है द सेपरेशन ऑफ द पॉइंट वेयर द अदर पार्ट हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज, कह रहा है उस पॉइंट का सेपरेशन जहां पे दूसरा पार्ट हिट करेगा ग्राउंड पे, उस पॉइंट का सेपरेशन जहां पे दूसरा पार्ट ग्राउंड पे हिट करेगा, कहां से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। ठीक है, तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर हो गया, 2r। अब डेटा दिया गया है, r तो आसानी से ही निकल आएगा, r का मतलब होता था हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 2 को 2 रहने दिया, u की वैल्यू कितनी हो गई, इसका स्क्वायर किया हमने, 100 √2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 1000 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये u स्क्वायर हो गया हमारे पास, और साइन 2 थीटा 45 डिग्री का एंगल दिया, साइन 91 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गई, एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां से हमारे को मिला 4 × 100 दैट इज 400 मीटर, 400 मीटर। ये क्या चीज मिल गई, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से सेपरेशन, क्योंकि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करते तो ये रेंज होता, रेंज का डबल कर दिया हमने, आधा पार्ट था। ठीक है ना, इसको आप पिछले कंसेप्ट से भी कर सकते हो, जैसे हमने आपको बताया था ना, m1 x1 = m2 x2,
नीचे टोटल मास भी था, टोटल मास तो कट ही जाएगा, जिस मास ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ले लो। हमने कहा कि भाई पहुंचना था सेंटर ऑफ मास पे, क्या था, यहां पे पहुंचना था, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट Q होगा जहां पे दूसरा पार्ट ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमने कहा भाई सेंटर ऑफ मास को तो अगर बॉम्ब नहीं एक्सप्लोड करता तो सब यहां आ जाते हैं। आप मान लो बॉम्ब के दोनों पार्ट यहां पहुंच गए, अब उसमें से एक पार्ट को उठाया हम यहां ले गए, तो दूसरे पार्ट को हमने यहां शिफ्ट कर दिया ताकि जो है ना हो। तो पहले पार्ट का अगर मास m1 था तो उसको हमने कितनी डिस्टेंस मूव करा दिया है, r x, यहां से r डिस्टेंस मूव करा दिया है। दूसरे को कितना मूव करा दिया है, अगर उसका भी मास जो है सेम है तो उसको भी r मूव कराना पड़ेगा। मान लो x मूव करा दिया है, दूसरे वाले पार्ट को PQ वाली लेंथ को हम x मान लेते हैं, ये x मान लिया, टोटल बॉम्ब का मास 2m मान लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, mr, ये कौन सा वाले का लिखा, जो ओरिजिन पे चला गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। दूसरे वाले के लिए लिख दिया mx, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, r। लेकिन अगर मान लो दोनों के मास इक्वल ना होते, मैंने कहा एक बॉम्ब है जिसका मास m है, उसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, रास्ते में कहीं एक्सप्लोड हो गया, दो पार्ट्स में। उन दो पार्ट्स में से जो मासेस का रेशियो है वो 1:4 का है, 1:4 का रेशियो है। जो हल्का वाला पार्ट है वो वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे लौट गया। बताओ भारी वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर गिरा। तो अब हमने फिर से सेम कंसेप्ट लगाया, हल्का वाला टोटल मास बॉम्ब का हमारे पास m था, तो m का 1:4 यानी कि 5 पार्ट थे, 1 और 4 को ऐड कर दिया, m/5 उसका मास था। वो तो आया ओरिजिन पे यानी कि r डिस्टेंस पॉइंट P से। अगर बॉम्ब नहीं एक्सप्लोड किया होता तो P पे पहुंचता, तो सेंटर ऑफ मास तो यही है, तो सेंटर ऑफ मास से वो कितनी दूर है, इतनी दूर है। दूसरे वाले का मास कितना हो गया, 4m/5, और वो x डिस्टेंस दूर जाके गिरा तो यहाँ x लिख दिया। अब ये m कैंसिल हो गया, ये r, ये 5 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू r/4 हो गया। ये कहां से मिला है, ये P से मिला है, इसमें r और ऐड कर दो, O से निकालना है। तो ये चीज आपको कहां से मिली है, x की वैल्यू मिली है, वो यहां से मिली है। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो r x में ऐड कर दो। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछ रहा है तो इसका मतलब r प्लस r/5 हो जाएगा। r कितना था, 5 था कि 4 था, r/4 सॉरी, r प्लस r/4 दैट इज 5r/4। और जो भी डेटा दिया होगा उससे r तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है इसको करने का। अब देखो ट्रॉली के ऊपर अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं, कह रहा जंपिंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ ट्रॉली, रेल रोड कार हो, ओपन कार हो, फ्लैट कार हो, ठीक है, कोई प्लैंक हो, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है और वो जंप करता है। अब इसमें जो वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की, उन वैरायटीज को हम समझते हैं क्या बनता है। हमें कहा जाता है, एक केस होता है जिसमें हमसे कहा जाता है द पर्सन जंप्स विथ वेलोसिटी v, person jumps with velocity case 1 v with respect to ground। ठीक है। दूसरा केस, पर्सन जंप्स विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब जैसे ही ट्रॉली की बात हुई तो इसमें फर्दर दो सिचुएशंस बन जाती हैं ट्रॉली में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंपिंग और आफ्टर जंपिंग। अब बिफोर जंपिंग से बेसिक मीनिंग है जस्ट बिफोर जंपिंग, जंप होने से जस्ट पहले। जैसे हमने पीछे समझा था ना, एक्सप्लोजन होने के लिए जंपिंग में कितना टाइम लगेगा, अभी खड़ा था, कोशिश की, जब जंप किया उसमें तो नेग्लिजिबल टाइम ही यार, अभी कांटेक्ट में तो और अभी कांटेक्ट में नहीं रहा, ठीक है ना। तो जस्ट बिफोर जंपिंग और जस्ट आफ्टर जंपिंग, इधर
कॉन्टैक्ट ब्रेक होने में जो टाइम लगा वो नेग्लिजिबल है, वो वैसे ही होगा 0.001 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, इसी तरह का कोई टाइम होगा, छोटा सा होगा। तो क्या है, इन क्वेश्चंस में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, हम करें क्या? आप ध्यान से समझोगे तो आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हम सारे केसेस एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप देख लो 3 ही सिचुएशन बनी है, एक वी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और एक वी रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंपिंग है, एक वी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग है। इसीलिए सेम तरह के फिगर आपको जो है 3 सेट में दिखाई दे रहे हैं, ताकि हम तीनों बातों को डिस्कस कर सकें यहीं पे। ठीक है, पर्सन की जंपिंग की स्पीड यू दी गई है, फिगर में भी हम यू लिख देते हैं। अब देखो शुरू में ट्रॉली रेस्ट पे थी, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, पहला वाला, ये वाला फिगर जो हम यूज करेंगे फर्स्ट वाला, वो दिया गया है यू हमारे को सपोज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लेना ग्राउंड है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया यू। अब सबसे पहले तो सोचो, पर्सन ने जंप करने के लिए पर्सन के पास कोई भी मोमेंटम नहीं था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ट्रॉली वाज एट रेस्ट। शुरू में ट्रॉली रेस्ट पे, कोई वेलोसिटी होती तो फर्स्ट फिगर में मार्क कर लेते। अब ट्रॉली शुरू में रेस्ट पे है, तो पर्सन और ट्रॉली जिनके मास पर्सन का स्मॉल है, ट्रॉली का कैपिटल एम है, फ्रिक्शन हमें लेनी नहीं है कहीं कोई, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब पर्सन जंप हुआ, जंप होने के बाद पर्सन के पास आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि पर्सन के पास तो मोमेंटम आ गया। तो पर्सन पे ये मोमेंटम का जो चेंज हुआ राइट की तरफ, उसके लिए राइट पे उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है पर्सन पे। पर्सन की बात कर रहे हैं अभी, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन की। तो पर्सन पे वो फोर्स किसने लगाई होगी? ऑब्वियसली ट्रॉली ने लगाई है वो फोर्स, ट्रॉली ने वो फोर्स लगाई है पर्सन के ऊपर। और न्यूटन का थर्ड लॉ आएगा, ट्रॉली ने पर्सन के ऊपर लगाई है तो पर्सन भी ट्रॉली पे लगाएगा। तो इसका मतलब जब पर्सन ने राइट की तरफ कोई वेलोसिटी एक्वायर की है, तो ट्रॉली ने कोई वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ एक्वायर कर ली है, वो हमने मान ली v है। तो फर्स्ट केस तो बड़ा सिंपल था, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0, फर्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम मान लो p1 0 है, और फाइनल मोमेंटम जो है p2 कह लो, तो वो है mu टूवर्ड्स राइट और mv टूवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो ये लिख देते हैं। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं है सिस्टम के ऊपर, तो ये दोनों मोमेंटम इक्वल होने चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो p2 को p1 के बराबर रख देते हैं, p2 इक्वल्स टू p1। ऐसा रखते ही हमारे को मिल जाता है mu माइनस कैपिटल M स्मॉल v इक्वल्स टू 0। यहां से जो भी आपको एक टर्म निकालना है, u निकालना है, v निकालना, सपोज v नहीं गिवन है, हमें ये बता दिया पर्सन ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जंप कर गया, तो हमें नहीं पता है, तो क्या नहीं पता, v नहीं पता, तो v को सब्जेक्ट बना लो। बाकी इन 4 चीजों में से स्मॉल m, स्मॉल u, कैपिटल M, स्मॉल v, इनमें से एक चीज अननोन होगी, उसको निकाल लो यहाँ से। मैं मान रहा हूँ v, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो उसको लिख ले, तो ये आ जाएगा mu अपॉन कैपिटल M। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस ले लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंपिंग। ये सेकेंड केस है, कौन सा वाला? विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंपिंग, ठीक है ना। यानी कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंपिंग। यानी कि जंप होने से पहले, जंपिंग करने से पहले जो ट्रॉली की वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली की जो स्टेट थी उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम वर्क करेंगे। अरे तो ट्रॉली तो रुकी हुई थी यार पहले, तो इसमें क्या हुआ, ट्रॉली रुकी तो जो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में था वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, यानी कि सेकेंड वाले में तो कोई चेंज आया नहीं। सेकेंड वाले में कोई चेंज नहीं आया, वो सेम वर्किंग हो जाएगी, क्योंकि ट्रॉली रुकी हुई थी तो जो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तो जो फर्स्ट आंसर कंक्लूड किया वही सेकंड में भी कंक्लूड हो गया, नो डिफिकल्टी। अब थर्ड आ जाते हैं आफ्टर जंपिंग। अब देखो आफ्टर जंपिंग के बाद ट्रॉली के पास वेलोसिटी है,
ठीक है। अब देखो इस फिगर के लिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका मतलब हुआ हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये बात हुई हमारे पास। अब देखो ये वाली वेलोसिटी हमें दे दी है, कहा गया कि वो जंप क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, दिस वेलोसिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंपिंग। ठीक है ना, ये आफ्टर जंपिंग वाली है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब इस चीज की तो वेलोसिटी हमें दे दी है। अब मैं एक काम करता हूं, अपने लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूं ताकि मेरे को दिक्कत ना रहे। वैसे तो मुझे सिर्फ एक्स की जरूरत है, ये एक्स एक्सिस डिफाइन कर दी मैंने। तो ये वाली वेलोसिटी मुझे गिवन है और मैं देख रहा हूं राइट की तरफ जा रहा है, राइट में एक्स एक्सिस है। तो ये जो टर्म है पहला वाला वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये मेरे को यू आई कैप के हिसाब से दिया गया है। यू आई कैप इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन पता नहीं है, इसको वीपी रहने देते हैं एज इट इज, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मुझे पता है ट्रॉली वी स्पीड से मूव कर रही है, तो मैंने लिखा वी, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, माइनस आई कैप में, नेगेटिव की तरफ, ये लिखा। अब ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, लेकिन इक्वल के उधर ले जाऊं इसे तो यही चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि मेरे को मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन इक्वल्स टू यू आई कैप माइनस वी आई कैप, या आप ऐसे कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ पर्सन इक्वल्स टू यू माइनस वी आई कैप। मतलब आपकी से मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते होकर जब आप लिखोगे, शुरू का मोमेंटम तो जीरो है, इनिशियल मोमेंटम तो थर्ड फिगर में भी जीरो ही है आपके पास, लेकिन फाइनल मोमेंटम जब आप रिकॉर्ड करोगे P2, इसे P1 मानना, तो पर्सन का मोमेंटम लिखने के लिए क्या लिखोगे, पर्सन का मास और पर्सन की वेलोसिटी, जो अब आपको मालूम चल चुकी है, दैट इज u माइनस वी आई कैप। ये पर्सन की वेलोसिटी हुई, मोमेंटम हुआ। अभी हमारे को ट्रॉली का मोमेंटम लिखना है, वो है माइनस एम वी आई कैप। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अभी भी इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं एम यू माइनस वी आई कैप माइनस, माइनस करने से गलती से प्लस हो गया, वो पहले क्या था, सब बोलते थे बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अब सोचना पड़ता है भाई पॉजिटिव अच्छा है कि नेगेटिव अच्छा है। ठीक है ना, करोना पॉजिटिव ना भैया, नेगेटिव ही अच्छा है। ठीक, तो यहां पे एम यू माइनस वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब हमें वी नहीं मालूम है, तो वी वाले जितने टर्म्स हैं उनको हम राइट पे ले जाते हैं। एम यू आई कैप तो हमने यहीं रहने दिया, ये एम वी उधर गया, इधर माइनस में था उधर प्लस में, यहां भी एक एम वी था वो भी माइनस में उधर गया प्लस में, तो दोनों में से वी तो कॉमन ले लें हम, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी इंटू आई कैप, यहां से वी को सब्जेक्ट बना लें, दोनों सेम डायरेक्शन के, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो ये आ गया वी इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है ना, इंटू यू, ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब ये वाले रिजल्ट का आपको बहुत ध्यान रखना, देखो पहले वाले रिजल्ट से वेरी कर गया। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्टी क्या हो सकती है कि ट्रॉली इनिशियली भी मूविंग हो सकती है आपकी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट का ध्यान रखना। अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली आफ्टर जंपिंग दे दिया गया है तो आप इस तरह से तुरंत निकाल लेना, और बिफोर जंपिंग दे दिया तो भी ट्रॉली मूविंग थी पहले तो उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेना आप। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं एक केस कर देता हूं, ये ट्रॉली इधर मूव कर रही थी विथ स्पीड वी नॉट, तो अब इनिशियल मोमेंटम जो आप जीरो लिख रहे थे वो इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं रहेगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपके पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट।
अब फाइनल मोमेंटम की बात आई, तो फाइनल मोमेंटम में हमारे को बता दिया गया कि पर्सन यू वेलोसिटी से जंप किया है विद द रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली बिफोर जंपिंग, या विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली आफ्टर जंपिंग। मान लो विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली बिफोर जंपिंग है, आफ्टर जंपिंग में तो फिर हम बात की चीजें वैसे ही लिख लेंगे, सिर्फ एक यही चेंज हुआ जो इनिशियल मोमेंटम 0 था वो। तो हम मान लेते हैं हमें विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली बिफोर जंपिंग दिया है, तो इसका मतलब ये u वाली वेलोसिटी अभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है क्योंकि इनिशियली ट्रॉली रुकी नहीं थी। ठीक है, तो अब ये जो वेलोसिटी हमारे को दी गई है u, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, और ट्रॉली की कौन सी स्टेट के लिए है, बिफोर जंपिंग वाली स्टेट के लिए है। तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर द पर्सन जंप्ड। यहां से वेलोसिटी ऑफ पर्सन निकालने की बात करें अगर हम, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन यहां से सब्जेक्ट बनता है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमारे लिए हो जाता है, ये हमारे को दिया गया यू आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर जंपिंग वी नॉट दी थी, तो एक वी नॉट आई कैप वो हो गया, राइट की तरफ ही दी थी, ये हमारे पास आ गया। अब मोमेंटम का जब आप कंजर्वेशन लगाओगे, फाइनल मोमेंटम लिखोगे सिस्टम का, तो कैसे लिखोगे, एक पर्सन का मोमेंटम लिखोगे, उस पर्सन के मोमेंटम में पर्सन का मास आया और पर्सन की वेलोसिटी आई u प्लस वी नॉट आई कैप, इनिशियल वाला ये भी आई कैप में था आपका। और ट्रॉली का लिखोगे, ट्रॉली की वेलोसिटी क्योंकि अब इस तरफ दे दी है, नहीं पता होगी तो ट्रॉली का कोई आप वो नहीं लिखोगे, बस v के ऊपर वेक्टर लगा दोगे, आई कैप जे कैप नहीं लिखोगे उसके ऊपर कुछ भी, v के ऊपर वेक्टर लगा दोगे, प्लस में आ जाएगा तो जो आपने डायरेक्शन मानी होगी वही होगी, माइनस में आ जाएगा तो उसके ऑपोजिट होगी। जैसे मान लो मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं ट्रॉली लेफ्ट में मूव करती है कि राइट में मूव करती है, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया एम वी वेक्टर, मुझे पता नहीं है। अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो इक्वल होंगे ना, दोनों को इक्वेट करा दो, दोनों को इक्वेट कराने के बाद वी को सब्जेक्ट बना लो, दोनों वैल्यूज तो लिखी हुई अब आपके पास, आप आसानी से कर सकते हो इसे सिंप्लीफाई। वी को सब्जेक्ट बना लो, अगर वी आपके पास प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है राइट की तरफ मूव कर रही है ट्रॉली आफ्टर जंपिंग, और अगर वी आपके पास जो है वो माइनस में आ रहा है तो अकॉर्डिंगली आप कर लो। और यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर ये वी नॉट आई कैप मत यूज करना, यहाँ पे भी वी वेक्टर ही यूज करना आप, इस जगह पे जो था हमारे पास, यहाँ पे था ही नहीं सॉरी, तो आप ऐसे ही कर सकते हो इसे, दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, ये ट्रॉली के क्वेश्चंस ध्यान रखना अक्सर आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, लिखा ही नहीं होता कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली बिफोर जंपिंग है, या विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंपिंग है। क्वेश्चन ने कहा कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ पर्सन ऑफ मास स्मॉल m इज स्टैंडिंग एट वन एज ऑफ अ ट्रॉली ऑफ मास कैपिटल M, द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, नहीं, द ट्रॉली इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ वेलोसिटी सो एंड सो, से 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, वी नॉट टूवर्ड्स राइट। अब आपसे कहा कि द पर्सन जंप्स विथ वेलोसिटी u, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द पर्सन हैज जंप्ड। अब द पर्सन जंप्ड विथ अ वेलोसिटी u, अब ये तो बताया नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली बिफोर जंपिंग है, या विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली आफ्टर जंपिंग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में सेट कर लेना, अगर नहीं दिया है तो आपको लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली आफ्टर जंपिंग, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द ट्रॉली आफ्टर जंपिंग। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं दिया नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे आप ये बात अपने दिमाग में कर लो कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनमें अगर ऐसा होगा तो वो विथ रिस्पेक्ट टू द, लिखा हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, सॉरी अगर नहीं दिया कुछ भी नहीं लिखा तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन लिखा विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, मैंने गलत बोल दिया, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं, एक बार पूरी चीज फिर से बोलता हूं। मान लो क्वेश्चन हमसे कहता है अ पर्सन ऑफ मास m स्मॉल m इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास कैपिटल M and the trolley is moving towards right with velocity v naught on a smooth horizontal surface. The person jumps from the trolley with velocity u relative to the trolley या with respect to the trolley. अब with respect to the trolley तो लिख दिया उसने, लेकिन ये नहीं बताया बिफोर जंपिंग या आफ्टर जंपिंग, तो मैं कह रहा हूं ऐसे में आपको आफ्टर जंपिंग लेना है, आफ्टर जंपिंग की सिचुएशन से वर्कआउट करना है। और अगर ऐसे बोलता क्वेश्चन
कि a person of mass small m is standing on the right edge of a trolley of mass capital M, and this system is moving towards right with velocity v naught, and the person jumps with velocity u. The person jumps with velocity u. अब कुछ भी नहीं मेंशन किया विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब किसे विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेना. पहले मैंने यही गलती कर दी थी, कहा था कुछ भी नहीं होगा तो आप विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली आफ्टर जंप लिखना. विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली लिखा है और ये नहीं बताया कि बिफोर द स्टेट ऑफ जंपिंग या आफ्टर द स्टेट ऑफ जंपिंग, तो यू हैव टू टेक आफ्टर द स्टेट ऑफ जंपिंग. ये आपको इस तरह से करना. चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन आ गया हमारे पास, देख रहे हो वही फिगर्स हैं क्योंकि हम एक बार कंफर्म कर लेना चाहते हैं. कह रहा है अ फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल M is at rest on a frictionless floor with a child of mass small m standing at its edge. If the child jumps off from the car towards right with an initial velocity u. अब देखो लिखा है with respect to the car, initial velocity u with respect to the car. With respect to the car का मतलब हो गया with respect to the car, कार की वो वाली वेलोसिटी लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू द कार आफ्टर जंपिंग वाली जो है. इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ पर्सन या चाइल्ड कह देते हैं आपके से, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू, यार चाइल्ड भी सी से हो जाएगा, कार भी सी से हो जाएगी, तो चाइल्ड की जगह क्या करें, पर्सन ही लिख देते हैं. वेलोसिटी ऑफ पर्सन, छोड़ो ये कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं. ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इक्वल्स टू u I कैप. दिस इज गिवन टू यू. अब हमने सोचा कि हम इसे क्या लिखेंगे, तो बाय फॉर्मूला ये होता है वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M इक्वल्स टू, ये तो u I कैप था ही हमारे को गिवन था. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m इक्वल्स टू u I कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M. इसको हम इक्वल के उधर ले गए. यहां से दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m इक्वल्स टू, ये तो u I कैप है, और ट्रॉली की वेलोसिटी अगर हमें फिगर दिया जैसे ही है कि लेफ्ट की तरफ v दे दी है, ट्रॉली v की तरफ मूव कर रही है, तो आप माइनस वी आई कैप लिख सकते हो. नहीं पता है तो आप सिंपली v वेक्टर लिख दो, जो होगा बाद में अपने आप मालूम चल जाएगा क्या है. अब आपको वेलोसिटी ऑफ द पर्सन मालूम चल गया, ठीक है ना. अब आ जाता है इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, तो इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं. कह रहा था शुरू में रेस्ट पे है, शुरू में रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है. फाइनल मोमेंटम लिखते हैं. क्या बात है, सब गलत ही गलत लिख दे रहा हूं यार, बार बार इरेजर यूज करना पड़ रहा है. चलिए ठीक है, देखते हैं अब. तो अब हमने लिखा फाइनल मोमेंटम, इनिशियल तो 0 हो गया था, फाइनल मोमेंटम लिखते हैं. एक तो मोमेंटम लिखना है पर्सन का, तो पर्सन का मास लिखा इनटू पर्सन का मोमेंटम के लिए पर्सन की वेलोसिटी आपने ये कंक्लूड की हुई है, तो ये लिख दी मैंने u I कैप प्लस v वेक्टर. मान लो ये वेलोसिटी मुझे नहीं दी थी, लेफ्ट की तरफ है राइट की तरफ है, मैंने अपने से v वेक्टर लिख दिया. नहीं पता मुझे, अपने आप जो निकलनी होगी निकल आएगी. अब ये तो सिर्फ पर्सन की लिखी गई है, सिस्टम की लिखनी है तो ट्रॉली की भी लिखनी होगी, तो ट्रॉली की और लिख दी मैंने. ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, फाइनल मोमेंटम के टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. एक आया mu I कैप और एक आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी वेक्टर. अब कहा फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इक्वल, इनिशियल 0 तो फाइनल मस्ट ऑल्सो बी 0. ऐसा करते ही हमारी इक्वेशन बन गई mu I कैप प्लस m इंटू वी वेक्टर इक्वल्स टू 0. यहां से v वेक्टर को सब्जेक्ट बनाया तो v वेक्टर मिला माइनस mu अपॉन m प्लस m आई कैप. ये माइनस आई कैप अपने आप आपको डायरेक्शन मिल चुकी है कि वेक्टर v जो है वो माइनस आई
आई कैप में है, इसका मतलब ट्रॉली इस वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू द कार, ये नहीं दिया था बिफोर द पर्सन जंप्स। वो लेनी है ट्रॉली की स्टेट, कब के लिए लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द कार, बिफोर द जंपिंग वाला लेना है कि आफ्टर। तो मैंने कहा नहीं दिया होगा तो आफ्टर द जंपिंग। ऐसा ही आपके पास कैनन के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि कैनन है, उसमें कैनन का मास कैपिटल एम है, उसमें शेल्स हैं 10 शेल्स हैं, हर शेल का मास स्मॉल एम है। पहला शेल फायर कर दिया, कैनन जो है वो किसी व्हीकल पे माउंटेड है और फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे व्हीकल बिना ब्रेक्स के खड़ा हुआ है, का पहला माउंट कर दिया, शेल कर दिया, कैनन ने उसको फायर किया विथ वेलोसिटी सो एंड सो, फिर दूसरा फायर कर दिया, कैनन फिर उसी वेलोसिटी से फायर करेगी। तो आपकी से कैनन जब फायर करेगी तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं है, वो कैनन की वेलोसिटी जो है आफ्टर द सेकेंड फायरिंग वो वाली लेनी होगी उसके रिस्पेक्ट में। सेम तरह के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जैक्टली सेम, तो इस तरह से आप करोगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कह रहा फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल विद अ चाइल्ड ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v1। अब पहले से ही ये मूव कर रही है, मान लो ये इधर मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v1, यहाँ पे फिगर में मार्क्ड होना चाहिए था कि किधर मूव कर रही है, मैंने मान लिया इस तरफ मूव कर रही है, गिवन है राइट की तरफ, हो सकता है लेफ्ट की तरफ गिवन होता, ठीक है। अ फ्लैट कार ऑफ मास कैपिटल M with a child of mass small m moving with a velocity v1 on a frictionless surface. The child jumps in the direction of the motion. दिया भैया, the child jumps in the direction of the motion of the car. मैंने सोचा नहीं दिया है, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, आप दोनों फिगर से क्लियर हो गया ऊपर वाले कि चाइल्ड जो है उसी डायरेक्शन में जंप किया है। कह रहा है चाइल्ड जंप्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कार विद अ वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू द कार। फिर देखो विथ रिस्पेक्ट टू द कार कहा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द कार में बिफोर द जंपिंग या आफ्टर द जंपिंग मेंशन नहीं है, तो हमें कौन सा लेना है? बिल्कुल सही सोचा आपने, आफ्टर द जंपिंग वाला ही लेना है, आफ्टर द जंपिंग वाला ही लेना है, ठीक है। अब ट्रॉली की वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो हमने देखो यहाँ पे वी एज्यूम कर ली है। आपको जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन इधर की लिखनी है, आप उसी तरह से इसके ऊपर वी वेक्टर का साइन लगा के चलना। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल मोमेंटम रिकॉर्ड कर लें कितना है सिस्टम का, P1 कह लेते हैं इनिशियल मोमेंटम को। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 और डायरेक्शन आई कैप मान ली मैंने, आप टूवर्ड्स राइट भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब फाइनल मोमेंटम आने के लिए पहले मेरे को एक एक कंपोनेंट का मोमेंटम निकालना होगा। तो पहले मैं पर्सन के मोमेंटम की बात करता हूं। यहाँ पे पर्सन की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, चाइल्ड को मैं पर्सन ही बोल रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू कार। चाइल्ड की वेलोसिटी, चलो स्मॉल m कैपिटल m कर देता हूं पहले की तरह, यार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये आपको दी गई है यू आई कैप। बाई डेफिनेशन इस चीज को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, दिस इज इक्वल्स टू यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m इक्वल्स टू यू आई कैप प्लस वी एम वेक्टर, वी स्मॉल m इक्वल्स टू यू आई कैप, ये वेलोसिटी मैंने वी वेक्टर मान ली, वी वेक्टर मान ली इस तरह से। कोई आई कैप नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ये प्लस का साइन है, इसको ठीक कर दें जरा। प्लस वी वेक्टर लिख दिया। अब पर्सन की वेलोसिटी मिल गई, तो अब हम फाइनल मोमेंटम निकालते हैं सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, पर्सन का मोमेंटम लिखा हमने m u i कैप प्लस वी वेक्टर, ट्रॉली का लिखा कैपिटल M वी वेक्टर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P2 वेक्टर इक्वल्स टू m u i कैप प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी वेक्टर। अब इनिशियल और फाइनल इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वेट कराते हैं। m u i कैप प्लस m इंटू वी वेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 i कैप। इनिशियल मोमेंटम से इक्वेट कराया।
अब इस टर्म को इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो पहला बना हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी वेक्टर इक्वल्स टू m प्लस m इंटू V1 माइनस mu आई कैप, और इससे v को सब्जेक्ट बना लो। v वेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 माइनस mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m और आई कैप लिखा था, ठीक है ना। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अभी मान लो कैपिटल M की वैल्यू थी, एग्जाम्पल्स के जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। कैपिटल M की वैल्यू थी मान लो 20 kg, और ये चाइल्ड है, इसका भी मास कम होगा, मान लो 20 kg। U की वैल्यू हमें दी थी, अब पता नहीं कैसे जम कर गया, सुपर चाइल्ड है आप ऐसे मान लेना। U का मैग्नीट्यूड आपको दिया था 100 मीटर पर सेकेंड, सुपर चाइल्ड किसी भी स्पीड से जंप कर सकता है, मास कम है तो क्या हुआ, ठीक है। और शुरू में ट्रॉली मूव कर रही थी जिस वेलोसिटी V1 से, वो आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैं m प्लस m इंटू V1 करता हूं, तो 20 20 40 हो गया, 40 इंटू 10 किया 400। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू या ये वाले टर्म की वैल्यू जो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू मेरे पास यहीं पे लिखता हूं। इस टर्म की वैल्यू इस न्यूमेरिकल डेटा से कितनी मिल जाएगी मेरे को, 400। और अब देखूं इस स्मॉल m u की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को, स्मॉल m 20 और u दिया 100, तो यार ये तो 2000 हो गया। तो आप देख रहे हो कि अब रिजल्ट माइनस में आएगा, 400 में से 2000 माइनस करोगे, माइनस आई कैप आने का मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट की तरफ जाएगी। और यही अगर मैं छोटी ले लेता वेलोसिटी, मान लो पर्सन, मैं आपसे कहता वो 5 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी से जंप किया, तो अब यहाँ पे 5 लिख रहे होते, 5 इंटू 20 करते 100 आता, 400 में से 100 माइनस करते तो प्लस में आता, तो आई कैप। इस तरह से आपको कंक्लूड करना होगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये ट्रॉली के हमने एक एक पर्सन वाले क्वेश्चन किए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 पर्सन एक साथ कूद जाए ट्रॉली, एक साथ नहीं मतलब एक एक करके कूदें। लो आ गए 2 पर्सन, कह रहा है 2 पर्सन है ए और बी, ईच ऑफ मास m are standing at the two ends of a railroad car of mass capital M. The person A jumps to the left with a horizontal speed u with respect to the car. With respect to the car. फिर यार गजब कर दिया, ये ना बताया कि with respect to the car before jumping या with respect to car after jumping, लेकिन हम समझदार हो चुके हैं, हमें पता है कौन सा वाला लिखना है। Thereafter the person B jumps to the right again with the same horizontal speed u with respect to the car. ठीक है भाई, इसका मतलब है क्वेश्चन को हमारे को 2 पार्ट में करना चाहिए। पहला पार्ट लेते हैं, ये फिगर तो बना ही है, दूसरा एक फिगर अपने लिए बना लेते हैं। यही ट्रॉली हो गई हमारे पास, ग्राउंड होगा नीचे, वो मैंने बनाया नहीं है। लेफ्ट वाला पर्सन कूदा था, वो कूद गया, राइट वाला पर्सन अभी भी ट्रॉली पे, ये इधर कूद गया कितनी वेलोसिटी से, u से, और ट्रॉली इधर मूव करने लगी है विथ वेलोसिटी v1, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो पहले इस प्रोसेस के लिए देखते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो ये इनिशियल वाला फिगर है आपका लेफ्ट वाला, और राइट वाला जो मैंने ड्रॉ किया वो फाइनल वाला है। तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0 क्योंकि रुका हुआ था। फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए अब आपको मालूम है कि आपको सबसे पहले निकालनी होगी इस पर्सन की वेलोसिटी। कुछ नाम दे देते हैं इन्हें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी ये आपको दिया गया है से माइनस यू आई कैप, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को माइनस आई कैप मान लिया। अब इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए
आपको अगर शॉर्ट में हो जाता है तो आप शॉर्ट में लिखो, आपको मालूम है मैं इधर लिखूंगा फिर उधर ले जाके लिखूंगा, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। मैं तो अभी एक बार पूरा लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको करना आ जाए, जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप कर लेना। वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस यू आई कैप प्लस वी सी। माइनस यू का आई कैप तो यू आई कैप रहने दिया, और मैंने इसकी वेलोसिटी मान ली थी कि राइट में मूव करेगा। तो अब देखो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए देखने की कि राइट में मूव कर रहा है, तो प्लस v1 आई कैप लिखा ये मैंने, ठीक है ना, ये ए का आ गया। अब मोमेंटम लिखने का भी जरा ध्यान से देखना, फाइनल मोमेंटम लिखने की बात कर रहे हैं, वैसे ये इंटरमीडिएट मोमेंटम है P2, पहले पर्सन के जंप करने, क्योंकि इसके बाद अभी इवेंट खत्म नहीं हो रहा है हमारा, अभी दूसरा भी कूदेगा। तो P2 निकाला हमने, P2 कितना हो जाएगा, एक स्मॉल m इंटू वी ए वेक्टर यानी कि माइनस यू आई कैप प्लस v1 आई कैप, प्लस ट्रॉली का भी लिखना होगा, और ट्रॉली के साथ साथ बी का भी लिखना होगा क्योंकि आपकी से बी भी प्रेजेंट है आपके पास। तो m प्लस m इंटू v1 आई कैप, इसको ऐसे लिख लें, P2 इक्वल्स टू माइनस एम यू आई कैप प्लस m प्लस 2m v1 आई कैप। यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मालूम है P1 तो 0 था, जब इक्वेट कराएंगे तो v1 की वैल्यू निकल आएगी। अब जगह कम है तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं v1 की वैल्यू, v1 इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस m प्लस 2m लिखना था, m प्लस, फिर से रब करना पड़ेगा मुझे, m प्लस 2m u आई कैप। ये v1 की वैल्यू मिल गई। पक्का है कि ट्रॉली जो है वो राइट की तरफ ही मूव करेगी, गारंटी हो गई। देखो इसमें माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता हमारे पास जो डेटा है। अब हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है। अगले पार्ट का पहला फिगर, सेकंड इवेंट जो है जंपिंग ऑफ पर्सन है, कौन सा है, जंपिंग ऑफ बी है इनफैक्ट, उसका पहला फिगर ये बनता है, ये इधर मूव कर रहा है, ये सी ये बी, कितनी वेलोसिटी से, v1 से, जिसकी वैल्यू आप कंक्लूड कर चुके हो। दूसरा फिगर इसी का यहीं पे बना दे रहा हूं मैं, मान लेना सेम ट्रॉली है, ये कूद गया बी, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई u, ठीक है ना, लेकिन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ये ध्यान रखना, ये u जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है पहले की तरह, पहले भी ये u विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं था। ये c है हमारे पास। तो अब हमने कहा इनिशियल मोमेंटम नोट करें कितना है, वो तो निकाल के यहाँ आया P2 हम, बाकी लिखना चाहो तो लिख भी दो। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सिस्टम का मास अब किसे है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, जो A चला गया अब वो फिगर में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ना बिफोर वाले में, इनिशियल वाले में, ना फाइनल वाले में। तो हम नए इवेंट के लिए मास बदल सकते हैं। मास हो गया m प्लस m, वेलोसिटी v1 था, v1 की वैल्यू रख दी मैंने m अपॉन m प्लस 2m u आई कैप। ये P2 मोमेंटम है। अब ये 2 वाली सिचुएशन है, ये 3 वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, ये 1 वाली सिचुएशन थी, ये 2 वाली सिचुएशन थी। 2 में से बस हम A को भूल गए, बाकी सब हमने एज इट इज ले लिया है। अब हमने मान लिया कि ट्रॉली मूव करती है, किसी भी तरफ ले लो वेलोसिटी जिधर, क्योंकि हमने साइन तो लगाना नहीं है, मान लो हमने मान लिया कि इस तरफ मूव करती है, हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, देख मार्क हमने भले ही कुछ भी कर दिया हो, हम साइन नहीं लगाएंगे, अपने आप साइन अपीयर कर जाएगा। ऐसा नहीं है राइट मार्क करने का मतलब हम इसके लिए कोई वैल्यू प्लेस करने वाले हैं। V2 मान लो आप, सिर्फ राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, V2 मान लिया अब हमने ट्रॉली। तो पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी पर्सन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी।
अब तक हम समझ चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकल आएगी, वो निकल आएगी हमारे पास रिलेटिव वाले फॉर्मूले से। यानी कि क्या हो जाएगी, जो ट्रॉली की बिफोर में वेलोसिटी थी, बिफोर में कितनी थी, v1 थी, प्लस जो आपके पास, एक बार लिख ही देता हूं, छोड़ो अब तक नहीं किया तो ये लास्ट में क्यों शॉर्टकट मार रहा हूं, नहीं करते शॉर्टकट, आप जब कंफर्टेबल होइएगा तब कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये हमें दिया गया है u, ठीक है ना, और ये किधर जंप किया है, u वेलोसिटी से लेफ्ट वाला पर्सन दिख रहा है, कूदने की किस तरफ तैयारी में है, लेफ्ट की तरफ, तो माइनस का साइन लगा दिया और आई कैप लिख दिया मैंने। बाय डेफिनेशन ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस यू आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस यू आई कैप इक्वल्स टू माइनस यू आई कैप। वीसी की देखो मैंने वैल्यू v2 मानी है, पर मैं डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर रहा हूं, राइट या लेफ्ट, ठीक है, अपने आप आ जाएगा साइन, तो मैंने प्लस v2 वेक्टर लिख दिया ये। अब मैं फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए गया, यानी कि P3 यहां पे निकालते हैं, P3 B का मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू उसकी वेलोसिटी जो अभी आपने VB कंक्लूड की है, VB कितनी कंक्लूड हुई है, वो कंक्लूड हुई है माइनस यू आई कैप प्लस v2 वेक्टर, प्लस C का भी मोमेंटम लिखना पड़ेगा सिस्टम में, m ले लिया और उसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर थी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P3 इक्वल्स टू माइनस एम यू आई कैप प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 वेक्टर, ये लिख दिया। अब हम इक्वेट करा देते हैं P3 और P2 को, मैं ऊपर यहां पे इक्वेट करा रहा हूं, एकदम ऊपर कराते हैं, P2 और P3 को इक्वेट कराते हैं, माइनस एम यू आई कैप प्लस m प्लस m इंटू v2 वेक्टर इक्वल्स टू, P2 था हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू यू आई कैप, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसमें एक ही अननोन टर्म है v2, उसके लिए आप सिंप्लीफाई कर लो इसे, v2 का डायरेक्शन भी मिल जाएगी आपको और मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे इसमें, ये ट्रॉली के टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वैरायटी की जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसके भी जो भी 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस हैं आप मान लो, वो सारे तीनों केसेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारी क्लास जो है आज की यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट